हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। इम्प्रेशन फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। आज इम्प्रेशन फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो उसके बारे में उसको एक कैटेगरी में हम डाल देते हैं, एक पर्टिकुलर कैटेगरी दे देते हैं या उसके बारे में कोई कंक्लूजन सोचने लग जाते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हैं। कोई एक तरीके से प्रिडिक्शन की तरह है ये। तो फर्स्ट टाइम पे हमें कोई जब नॉलेज नहीं होती किसी पर्सन के बारे में तो एक इम्प्रेशन फॉर्मेशन हमारे माइंड में शुरू हो जाता है उसको लेके। तो इसमें जो डेफिनेशन दी है इम्प्रेशन फॉर्मेशन की, उसके अकॉर्डिंग इम्प्रेशन फॉर्मेशन इंक्लूड्स असाइनिंग द अदर पर्सन टू अ नंबर ऑफ कैटेगरीज and drawing conclusion about what person is likely to do. It's really about prediction. तो किस तरह का है, और क्या वो करेगा, इस टाइप से हम जो कैटेगरीज में डिवाइड करने लग जाते हैं लोगों को, तो उसको बोलते हैं इम्प्रेशन फॉर्मेशन। और जनरली इम्प्रेशन फॉर्मेशन जो है उस पर प्राइमेसी इफेक्ट ज़्यादा होता है। प्राइमेसी इफेक्ट मतलब व्हेन वी मीट फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार हम जब किसी से मिलते हैं तो उस टाइम प्राइमेसी इफेक्ट होता है हमारे ऊपर उसका। तो दे फॉर्म एन इम्प्रेशन ऑफ दैट पर्सन एंड दैट परसिस्ट इवन दो दे मे लेटर हैव अदर कॉन्ट्रडिक्टरी इन्फॉर्मेशन। तो काफ़ी देर तक हमारे ऊपर वो प्राइमेसी इफेक्ट का असर रहता है, जो हमें लगता है कि पहली बार ही जो हमारे ऊपर इम्प्रेशन पड़ता है किसी का, बाद में हमें उससे रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन अलग भी मिलती है तो भी वो प्राइमेसी इफेक्ट की वजह से हमारे ऊपर जो उसका इम्प्रेशन है वो चेंज होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इम्प्रेशन फॉर्मेशन इज़ वन ऑफ द फिनोमिना दैट ऑल आर पार्ट ऑफ सोशल कॉग्निशन। तो इम्प्रेशन फॉर्मेशन भी उसी का पार्ट है, सोशल कॉग्निशन का ही है। सोशल कॉग्निशन का मतलब है जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं जिससे हम अपने आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो उसी में अगर हम किसी और पर्सन के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं सोशल कॉग्निशन, या फिर उसी के अंदर आ जाता है इम्प्रेशन फॉर्मेशन। और जिस पर प्राइमेसी इफेक्ट ज़्यादा होता है कि पहली बारी जहाँ जिसको हम बोलते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन, वो जो होता है उसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है। फिर आता है सोशल कैटेगराइजेशन। सोशल कैटेगराइजेशन का मतलब है किसी को कैटेगरी में डिवाइड कर देना, सोशली लोगों को कैटेगरी में डिवाइड कर देना। हमारे माइंड में जैसे कैटेगरीज बनी होती है डिफरेंट लोगों के ट्रेट्स को लेके, तो कोई बहुत जैसे हार्ड वर्किंग है या कोई बहुत लेजी है, इस टाइप से हम कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, उसको बोलते हैं सोशल कैटेगराइजेशन। दिस असाइनमेंट इज यूजली बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक्स द न्यू पर्सन हैज़। तो किसी के अंदर किस तरह की आपको करेक्टरिस्टिक्स नज़र आ रही हैं उसके बेस पे आप उसको कैटेगराइजेशन कर देते हो। जैसे आपको लगता है कि बहुत फ्रेंडली है तो आप उसको एक फ्रेंडली, हेल्पफुल और हैप्पी गो लकी पर्सन की कैटेगरी में डाल देते हो। तो इस टाइप से हम लोगों को कैटेगराइज करते रहते हैं अपने माइंड में, सब कॉन्शियसली, कॉन्शियसली नहीं भी हो तो सब कॉन्शियसली हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। जब आप किसी को मिलते हो, उसको देखते हो, तो आप उसके लिए एक माइंड में एक इम्प्रेशन बन ही जाता है, आप उसको ऑटोमेटिकली कैटेगराइज कर ही देते हो। बट कई बार इसके बाद प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। प्रॉब्लम्स क्यों आ जाती है? क्योंकि जिस तरीके से हम कैटेगराइजेशन करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही होती है, वो गलत भी हो सकती है। और वो बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल भी हो सकती है। मतलब आप शुरू शुरू में ऊपर ऊपर से किसी को देख के अगर आप उसके बारे में इम्प्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो तो हो सकता है कि वो उस टाइम पे आपको उतना अपनी रियल चीज़ ना दिखाए जो वो एक्चुअली में है। तो सोशल कैटेगराइजेशन से एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, वो होती है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग मीन्स आपने किसी को कैटेगराइज कर दिया एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, अब आप उसके बारे में वही इंप्रेशन बना के चल रहे हो और वो इंप्रेशन आगे स्प्रेड होता जा रहा है, आप अपने जानने वालों को भी बताते हो और वो स्प्रेड हो जाता है और वो आगे चेंज नहीं होता कभी भी। तो स्टीरियोटाइप क्या होता है कि इज अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक दैट पीपल बिलीव इज शेयर्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी। तो आपको लगा कि अगर ये पर्टिकुलर पर्सन ऐसा है तो आपने उस पूरे ग्रुप को ही स्टीरियोटाइप कर दिया कि जहाँ ये रहता है या जहाँ का ये रहने वाला है या जहाँ का जिस पर्टिकुलर कास्ट सिस्टम का ये है, उस पूरे ही ग्रुप में ऐसे ही लोग होते होंगे। तो उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग। मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव ही होता है, लेकिन ये एक तरह से लोगों की मिस जजमेंट होती है, जो हम मिस जज कर देते हैं लोगों को। And at the process of stereotyping to the primacy effect, it becomes easy to see how important the first impression really are.
तो अगर हमारे मन में किसी को लेके पहले से ही कोई स्टीरियोटाइप है कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, और अगर उस बंदे ने अपना फर्स्ट इंप्रेशन में भी अपने आप को अग्रेसिव ही दिखा दिया, तो हमारा जो स्टीरियोटाइप है वो और स्ट्रांग हो जाता है, हमारी जो सोशल कैटेगराइजेशन है उस पर्सन को लेके वो और ज़्यादा बिल्ड हो जाती है। और वही अगर फर्स्ट इंप्रेशन अलग पड़ता है हमारे सामने किसी का, तो हो सकता है कि हम अपने ही स्टीरियोटाइप को थोड़ा सा क्वेश्चन करने लग जाएं। इसीलिए जो फर्स्ट इंप्रेशन फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Social categorization does have an important place in the perception of others. It allows people to access a great deal of information and as well as helping people to remember and organize information. तो सोशल कैटेगराइजेशन इसलिए भी इजी होता है कि इसलिए हम लोग अपने लोगों के बारे में एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, उनको याद रखना इजी रहता है, उनको हेल्प करना इजी रहता है। एक पर्टिकुलर अगर हम सोशल कैटेगरी में डाल के लोगों को चलते हैं तो हम उनकी तरफ उसी तरीके से बिहेव करते हैं। अब इसमें आ जाता है इम्प्लिसिट पर्सनालिटी थ्योरी। तो इम्प्लिसिट पर्सनालिटी थ्योरी क्या है? द कैटेगरीज इनटू विच पीपल प्लेस अदर्स आर बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट पर्सनालिटी थ्योरी। मतलब हम जिस कैटेगरी में लोगों को डालते हैं वो इस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो ये थ्योरी कहती है कि हमारे कुछ एजम्पशंस होते हैं लोगों को लेके, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स को लेके, उनके एक्शंस को लेके, जिसकी वजह से हम उनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल देते हैं। Implicit personality theories are the sets of assumptions that people have about different type of people. कुछ assumptions का मतलब ये है कि वो सही नहीं होते, हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो ऐसे हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि हैप्पी पीपल आर ऑल्सो फ्रेंडली पीपल। ये हम मान के चल रहे हैं कि जो खुश रहते हैं लोग वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, ये हमारा एजम्पशन है। तो इस एजम्पशन की वजह से हमने क्या किया, उनको एक हैप्पी पीपल की कैटेगरी में डाल दिया और हमारा इंप्रेशन उनके लिए होगा कि ये बहुत फ्रेंडली हैं। और उस केस में अगर उसका फर्स्ट इंप्रेशन भी ऐसे ही पड़ता है तो हमारा ये जो उसके लिए कैटेगराइजेशन है ये और ज़्यादा बिल्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। All these assumptions or beliefs not necessarily true, but they do serve the function of helping organize schema or the mental patterns. तो ज़रूरी नहीं है ये ट्रू हो, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि कोई फ्रेंडली है तो वो हैप्पी होगा या हैप्पी है तो वो फ्रेंडली होगा। ये ट्रू नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में स्कीमाज बन जाते हैं। स्कीमाज हमें पता है क्या होते हैं और हम उनको मानने लग जाते हैं। उन लोगों को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं कि ये इस टाइप का पर्सन है, ये उस टाइप का पर्सन है। तो यहाँ पे स्कीमा का भी एक रोल आ जाता है कि हमारे माइंड में स्कीमा भी बनने शुरू हो जाते हैं और वो स्कीमा ही धीरे धीरे स्टीरियोटाइप का फॉर्म ले लेते हैं, जो कि बहुत रिजिड हो जाते हैं। स्टीरियोटाइप बनने के बाद क्या होता है कि हमारे स्टीरियोटाइप चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्टीरियोटाइप को चेंज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल होना चाहिए और उसके साथ एक एविडेंस होना चाहिए। स्टीरियोटाइप अगर एक बार हो जाए तो वो चीज़ चेंज करनी मुश्किल होती है। प्लस ये है कि जो इम्प्लिसिट पर्सनालिटी थ्योरीज हैं कह रही है कल्चर टू कल्चर फ़र्क होती है। ऐसा नहीं है कि हर कल्चर में ही इसी तरीके से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वन स्टडी फाउंड दैट Americans and Hong Kong Chinese people have different implicit theories about how much the personality of an individual is able to change. Whereas America assume personality is relatively fixed and unchanging, Chinese people native to Hong Kong assume personalities are far more changeable. तो अब कल्चर टू कल्चर कैसे फ़र्क है? अगर अमेरिकन है तो वो ये सोचते हैं कि पर्सनालिटी जो है वो फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं हो सकती। तो एक बार जो स्टीरियोटाइप बन गया या एक बार जो इम्प्रेशन बन गया वो वही रहता है। जबकि जो चाइनीज़ हैं, जो स्पेशली जो हांगकॉन्ग में रहने वाले चाइनीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। पर्सनालिटी बहुत चेंजेस भी आ सकते हैं पर्सनालिटी के अंदर, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो इम्प्रेशन बन गया वही सेम रहेगा। तो ये इस तरीके से इम्प्लिसिट पर्सनालिटी थ्योरी कल्चर टू कल्चर भी फ़र्क पड़ता है इसमें। फिर आ जाता है एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का मतलब है कि हम जब ट्राई करते हैं ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कि कोई इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, इज़ द नीड सीम टू हैव टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल। मतलब हम ये सोचते हैं कि अगर कोई बार बार अपना काम लेट कर रहा है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, हम उसको उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और उसके पीछे कुछ कॉजेज़ एट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। वो कॉजेज़ हम अपनी मर्ज़ी से ही एट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं कि हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कोई घर में दिक्कत होगी। तो ये एट्रीब्यूशन थ्योरी ये बोलती है कि जब भी हम किसी के बिहेवियर को देखते हैं तो हम उसके पीछे खुद ही कुछ कॉजेज़ एट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं।
जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे यहाँ किसी को बोलना शुरू कर देना कि मे बी ही सिक, वो बीमार है, या ही सी समथिंग, या उसको कुछ और लग रहा है, मुझे कुछ और लग रहा है, मतलब अपने अपने अंदर ही अपने आप को एक्सप्लेनेशन करने लग जाते हैं कि वो सामने वाला ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है. So people also need an explanation for their own behavior. This need is so great that if an explanation isn't obvious, it causes distress known as cognitive dissonance. अब जो हमने ऊपर cognitive dissonance पढ़ा था उसके पीछे भी तो attribution था. हम अपने ही behavior के पीछे explanation ढूंढते हैं कि हम क्यों ऐसे behave कर रहे हैं. अगर हमारा behavior हमारे attitude से match नहीं करता तो हमें dissonance होने लग जाती है. तो attribution हमारे अपने behavior पे भी काम करती है और दूसरे वाले behavior के लिए भी काम करती है. एट्रीब्यूशन का सिंपल मीनिंग है कि हम जब अपने और या किसी और के बिहेवियर को किसी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और उसके पीछे के कॉजेज ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो कॉज ऑफ बिहेवियर एट्रीब्यूशन थ्योरी was originally developed by social psychologist Fritz Heider as a way of not only explaining why things happen but also why people choose the particular explanation of the behavior. तो इस थ्योरी में ये भी बता रहे हैं कि लोग ऐसे क्यों एक्सप्लेन करते हैं दूसरों को बिहेवियर को, प्लस इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि वो पर्टिकुलर वही एक्सप्लेनेशन क्यों लेते हैं. तो इसमें दो तरह की एक्सप्लेनेशन है. जैसे एक तो होती है एक्सटर्नल कॉज, दूसरी होती है इंटरनल कॉज. एक्सटर्नल कॉज मतलब अगर किसी ने, अब वही एग्जांपल अगर ले लें कि कोई अपना काम हमेशा लेट ख़त्म करता है, तो या तो हम उसमें एक्सटर्नल कॉज दे सकते हैं, हम उसकी जो बिहेवियर है उसका एट्रीब्यूशन किसी एक्सटर्नल कॉज को दे सकते हैं. कि एक्सटर्नल मतलब जैसे ये हो गया कि शायद उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, शायद उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है. या इंटरनल कॉज दे देंगे कि वो खुद ही लेज़ी है, उसका मन नहीं करता है, उसके अंदर ही मतलब कि उसका बिहेवियर. तो हम दो तरह के कॉजेज करते हैं, या तो एक्सटर्नल या इंटरनल. So when the cause of the behavior is assumed to be external, such as weather, traffic, educational opportunity, so on, it is said to be situational. तो जब हम बोलते हैं ना कि किसी का घर का माहौल ख़राब होगा इसलिए वो ऐसे करता है, या फिर ट्रैफिक होगा इसलिए लेट आया है, तो मतलब हम सिचुएशनल कॉज दे रहे हैं, सिचुएशन को कॉज बना रहे हैं कि सिचुएशन ही ख़राब है. लेकिन the observed behavior is assumed to be caused by whatever situation exists for, मतलब उस टाइम उसकी situation. जैसे एग्जाम्पल इन्होंने क्या लिया, इफ जॉन इज लेट हिज लेटनेस माइट बी एक्सप्लेन बाय हैवी ट्रैफिक. तो कोई लेट आया है तो हम उसके पीछे एट्रीब्यूट करेंगे कि सिचुएशनल कॉज हो सकता है, कि ट्रैफिक हो सकता है, क्योंकि वो मतलब ऑलरेडी तो वैसे कभी रोज लेट नहीं आता. मतलब इसके पीछे पास्ट की जो ऑब्जर्वेशन है वो भी इन्वॉल्व होती है. अगर आपने देखा हुआ है कि वो पर्सन ज़्यादातर लेट नहीं आता, किस दिन लेट आ गया, तो आप फिर यही करोगे कि सिचुएशनल कॉज ही होगा, ऑब्वियसली ट्रैफिक ही होगा, क्योंकि वो वैसे लेट नहीं आता. तो हम ये भी देखते हैं कि पहले उसका बिहेवियर कैसा था. ऑन दी अदर हैंड अगर हम इंटरनल कॉज देते हैं उसको बोलते हैं डिस्पोजिशनल कॉज. इंटरनल कॉज मतलब क्या हुआ, जैसे हमने जॉन को बोल दिया कि इसकी तो आदत है लेट आना, या वो उसको सोता ही लेट है तो उठता ही लेट होगा इसलिए वो लेट आता है. हम इसमें सिचुएशनल कॉज नहीं दे रहे, हम इसमें डिस्पोजिशनल कॉज दे रहे हैं कि उसकी तो कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसी है, वो हमेशा ही लेट आता है. तो जॉन वॉज लेट बिकॉज हिज पर्सनैलिटी इंक्लूड्स बीइंग केयरलेस, वो है ही केयरलेस और वो टाइम की वैल्यू ही नहीं करता. तो इसमें हमने डिस्पोजिशनल कॉज दिया है. तो दो तरीके से हम एट्रीब्यूट करते हैं, या तो सिचुएशनल कॉज या डिस्पोजिशनल कॉज. लेकिन अगेन डिपेंड होता है कि हम उस पर्सन को किस कैटेगरी में डालते हैं. अगर हमने उसको हार्ड वर्किंग की कैटेगरी में डाला हुआ है, उसके इम्प्रेशन फॉर्मेशन हमारे ऊपर ये है कि वो हार्ड वर्किंग है, तो हम उसको सिचुएशनल कॉज देंगे लेट होने का. लेकिन अगर हमारे ऊपर उसका इम्प्रेशन है कि वो लेज़ी पर्सन है, तो हम उसको डिस्पोजिशनल कॉज देंगे कि ये तो है ही लेज़ी, केयरलेस है ये. So there is an emotional component of these kinds of attribution. When people are happy in marriage, researchers have found that when a spouse behavior has a positive effect, the tendency is to attribute to an internal cause. When the effect is negative, the behavior is attributed to the external cause. तो अब ये एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे सिचुएशन, इमोशंस भी इन्वॉल्व होती है. सपोज किसी की फैमिली में रिलेशन बहुत अच्छे हैं आपस में, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पे कुछ ऐसी बात होगी जो ऑड है. तो उस टाइम पे वो सोचेंगे कि सिचुएशन ऐसी होगी, जब वो ऐसा है नहीं, इंटरनली वो ऐसा नहीं है.
तो वही सिचुएशन, वही वाली बात हो गई कि इमोशंस भी जहाँ पे इन्वॉल्व है। लेकिन अगर अनहैप्पी है सिचुएशन घर में तो उल्टा हो जाता है, फिर हम बोलते हैं कि नहीं वो पर्सन ही ऐसा है क्योंकि वो उसकी आदत ही ऐसी है। तो एट्रीब्यूशन देने के पीछे भी हमारे इमोशंस और हमारा पास्ट ऑब्जर्वेशंस, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। फिर आता है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर क्या होती है कि हम जब किसी को एट्रीब्यूट करते हैं कोई कॉज, तो हम उसमें गलती कर देते हैं। तो क्या गलती करते हैं? टेंडेंसी फॉर पीपल टू ओवर एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर पर्सन's इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन बिहेवियर एंड अंडर एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ सिचुएशन, whereas in explaining our own behavior the tendency is to use situational। और ये बहुत ज़्यादा होता है कि जब हम दूसरों के बारे में कोई एट्रीब्यूशन करते हैं तो हम उसके इंटरनल डिस्पोजिशनल फैक्टर को ज़्यादा वो वैल्यू देते हैं कि वो पर्सन ही ऐसा है, उसकी आदत ही ऐसी है। लेकिन जब हमारे ऊपर बात आती है तो हम सिचुएशन के ऊपर छोड़ देते हैं कि हमारी सिचुएशन ही ख़राब है। इसको हम सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो एक्टर ऑब्जर्वर बायस भी बोलते हैं। एक्टर ऑब्जर्वर बायस का मतलब ये है, पीपल टेंड टू एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ अदर्स बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दे आर। तो दूसरे के एक्शन, अगर दूसरा कोई गलती करे तो आप उसको उसकी आदत बोल देते हो, उसकी आदत है या उसकी उसकी वो है ही केयरलेस, और उसके इंटरनल कॉजेज आप करते हो उसके डिस्पोजिशनल। अगर आपसे गलती हो जाए तो आप सिचुएशनल कॉजेज को आगे रखते हो कि मेरी सिचुएशन ख़राब थी या मेरे साथ ऐसा हो गया। तो ये होता है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कि हम दूसरे के साथ ऊपर तो डिस्पोजिशनल कॉज रखते हैं और अपने ऊपर सिचुएशनल कॉज रखते हैं। इसके आगे व्हेन पीपल ऑब्जर्व देमसेल्फ दे आर वेरी अवेयर ऑफ द सिचुएशनल इन्फ्लुएंस ऑन देयर ओन बिहेवियर। जैसे एक एग्जाम्पल है, टार्डी जॉन वॉज एक्चुअली द वन ड्राइविंग टू वर्क एंड ही नोज दैट हैवी ट्रैफिक एंड अ स्मॉल एक्सीडेंट मेड हिम लेट टू वर्क। He was there after all. But someone else looking at John's behavior doesn't have opportunity to see all the possible situation influence and has only John himself in focus. Thus assumes that John's tardiness is the caused by some internal personality flaw. तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ इन्होंने दिया हुआ है कि कोई पर्सन है जॉन, जैसे वो लेट हो गया काम पे, तो उसको पता है कि वो लेट इसलिए आया क्योंकि हैवी ट्रैफिक था, फिर बीच में एक एक्सीडेंट भी हो रखा था, इसलिए वो लेट पहुंचा। लेकिन अगर कोई सामने वाला है जिसने वो सिचुएशन देखी नहीं है, उसने तो खाली जॉन को देखा है कि वो ऑफिस लेट पहुंचा है, तो वो तो सिचुएशन कॉज देगा ही नहीं ना, वो तो उसी को देखा है, उसको ही बोलेगा कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, ये है ही केयरलेस। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कि हम एक बायस से देखते हैं दूसरों को कि लोग ऑनेस्ट नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं, हम एक बायसनेस रखते हैं, हम सिचुएशन के बारे में सोचना भूल जाते हैं। सो कैन द टेंडेंसी टू मेक दिस एरर बी रिड्यूस, क्या ये चीज़ हम ठीक कर सकते हैं अपनी एरर? क्या हम अपनी एरर कम कर सकते हैं कि हम दूसरों के ऊपर ना कॉज करके हम उसकी सिचुएशन को देखें? तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं इसको लेके। जैसे कॉलेज प्रोफेसर हैं, एज अ कॉलेज प्रोफेसर द ऑथर ऑफन हैज स्टूडेंट्स हु कम लेट। When it is only one student, it happens frequently. The assumption is that student is not very careful. But when large number of students have come struggling in late, there must be a wreck. तो यहाँ जैसे एग्जाम्पल दिए कि कोई कॉलेज प्रोफेसर है, अगर वो देखता है कि किसी पर्टिकुलर दिन सारे बच्चे टाइम पे हैं, खाली एक बच्चा ही बहुत लेट है, तो वो तो यही कहेगा ना कि ये इसी ने खुद ही अपनी वजह से लेट हुआ है ये। लेकिन अगर उस दिन सारे ही बच्चे लेट आए हैं तो फिर ऑब्वियसली उसके माइंड में, प्रोफेसर के माइंड में ये आएगा कि सिचुएशन ही ख़राब थी। तो एक तो ये तरीका होता है कि हम देखते हैं कंसेंसस की तरफ। कंसेंसस मतलब बाकी लोगों की तरफ हम देखते हैं कि सब लोग ही अगर ऐसा कर रहे हैं तो सिचुएशन में प्रॉब्लम है, लेकिन अगर एक दो लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके अंदर ही प्रॉब्लम है। तो एक तो ये कंसेंसस वाली बात हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि वट वुड यू डू इन द सेम सिचुएशन, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? इफ़ यू थिंक दैट यू माइट बिहेव इन द सेम वे, द कॉज ऑफ द बिहेवियर इज सिचुएशनल। तो आप अपने आप को उसकी जगह रख के देखो कि अगर आप उसकी जगह होते तो आपका बिहेवियर सेम होता, तो इसका मतलब सिचुएशन कॉज है, मतलब जो उसकी सिचुएशन है उसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। लेकिन अगर आपका बिहेवियर अलग होता तो इसका मतलब उसकी खुद की आदत है ऐसी।
So if John were to look particularly stressed out, the assumption might be that something stressed him out and then something might have been like heavy traffic. तो कॉजेज देखने के लिए हमें यह भी देखना पड़ता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा थका हुआ और बहुत स्ट्रेस्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि रास्ते में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से वो स्ट्रेस हुआ है। तो हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होता है, पहले तो पास्ट ऑब्जर्वेशन देखनी होती है कि पहले वो कैसे था, फिर ये देखना होता है कि क्या बाकी सब भी ऐसे ही कर रहे हैं कि वो अकेला ऐसे कर रहा है, फिर तीसरी चीज़ ये करनी होती है कि हम उसकी जगह होते तो हम क्या करते। तो ये सारी चीज़ें हम अप्लाई करके अपनी फंडामेंटल एरर के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। इसमें कल्चर का भी रोल आता है, जैसे यहाँ पे ये बताया हुआ है कि अमेरिकन्स जो हैं वो ज़्यादा डिस्पोजिशनल कॉज को इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि वो एक इंडिविजुअल सोसाइटी है, तो वो इंडिविजुअल के ऊपर ज़्यादा वो करते हैं कि उसकी उसकी अपनी वजह से हुआ है। लेकिन जो जापनीज़ हैं, कोरियंस हैं, जिनकी कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी है, चाहे इंडिया भी हो गया, तो हम लोग थोड़ा सा सिचुएशनल कॉजेज़ को भी अपने उसमें लेते हैं कि हो सकता है सिचुएशन भी ख़राब हो। प्लस एज फैक्टर भी बोला हुआ है कि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वो डिस्पोजिशनल कॉज, मतलब कि वो ये बोलते हैं कि जो इंटरनल कॉज है उसके अंदर की, मतलब वो खुद उसकी आदतें ऐसी है। लेकिन जो यंगर पीपल है वो थोड़ा सा सारे पर्सपेक्टिव देखते हैं, तो वो सिचुएशन को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है और ये क्विज़ जो है हम नेक्स्ट वीडियो से यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।